अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 10th वीडियो है जिसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिए गए नोट्स को स्टडी कर लें, उनको समझ लें और इन पर अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ लेते टेंसेस को आप ठीक तरह से नहीं समझ सकते हैं। जी, तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो पहले इसके मतलब को समझें। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। इसका मतलब है ये जो टेंस है ये मुस्तकबिल का जो टाइम है उसे डील करेगा, फ्यूचर टाइम को डील करेगा। और इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि डेफिनेट ना हो या कि गैर मुतय्यन या गैर यकीनी। यानी क्योंकि यहाँ बात हम टेंसेस का मतलब होता है टाइम और ज़माना। तो इंडेफिनेट से मुराद ये है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जिसके बारे में ये पता ना चल सके कि फ्यूचर में वो काम कब होगा, यानी इनडेफिनेट होगा, तो फिर उस तरह का जो सेंटेंस होगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। उर्दू हिंदी में इसकी जो मिसाल है वो आखिर में फ़िक्रे के जो है वो गा, गी, गे वगैरह आएगा। जैसे कि मैं ये काम करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं लिखूँगा, मैं मैच खेलूँगा, तो एंड पे गा वगैरह जो है ये आ रहा है। और इसके अलावा आपने कॉन्टेक्स्ट से भी समझना है कि फ्यूचर के का इशारा किया जा रहा है और जो काम के करने का जो टाइम है वो इनडेफिनेट है, तो इसका मतलब है कि वो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की, तो पहले बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का को ज़रा रिवाइज करेंगे। वो क्या होती है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तीन मेजर पार्ट्स हैं, साथ में प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो तो होते ही हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो अमूमन नाउन होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकी तो फॉर्म्स वेरिएबल नहीं होती, चाहे टेंस कोई भी हो। तो जो वेरिएबल चीज़ होती है वो होता है वर्ब, वर्ब की फॉर्म, और जो है वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी फॉर्म। तो उसी को हमने डिस्कस करना है। फ्यूचर इंडेफिनेट के तमाम पर्सन में, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और चाहे कोई भी नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यानी जो बेस फॉर्म है ये यूज़ होगी। ये तो पहली बात आप जहन में रख लें, ठीक है। और सिंपल है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म है वो पहली फॉर्म यूज़ होगी या बेस फॉर्म होगी। अब आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो शेल होगा या विल होगा, शेल या विल। और अब शेल कहाँ पे यूज़ होना है और विल कहाँ पे यूज़ होना है? वेरी सिंपल। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें शेल यूज़ होगा, बाकी तमाम जगह में विल यूज़ होगा। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शेल यूज़ होगा, बाकी तमाम पर्सन में, तमाम नंबर्स में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक एडिशनल बात बता दूं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें अब ये फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है। वो सबके साथ है, आई और वी के साथ भी जो है विल लगा होता है, ठीक है। तो शेल जो है बहुत कम यूज़ होता है। और वैसे भी अगर जो विल है, विल जैसे हम कहते हैं ना विल पक्का इरादा, तो इसी तरह विल जो है जैसे अब आई शैल और वी शैल हम यूज़ करते हैं मोस्टली अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें। लेकिन ये किसी न किसी जगह भी आपको आई विल और वी विल भी लिखा हुआ हो नजर आएगा। अब शैल की जगह विल हम क्यों यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में यानी आई और वी के साथ? जब हमने जो काम फ्यूचर में करना है उसके मजबूत इरादे को शो करने के लिए। यानी मैं मैच खेलूंगा, लेकिन अगर आप जोर देना चाह रहे हैं कि भाई ये मैच मैं हर सूरत में खेलूंगा ही खेलूंगा, पुख्ता इरादा कि मैं जरूर खेलूंगा, तो फिर आप कहेंगे आई विल प्ले द मैच, आई विल प्ले द मैच, विल प्ले द मैच। यानी पुख्ता इरादे को अगर फ्यूचर में जो आप शो कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं बात पे, या कोई कंडीशनल सेंटेंस है, तो फिर आप जो आई और वी के साथ शैल की जगह विल लगा सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरली अब सबके साथ ही विल जो है वो लगना शुरू हो गया मॉडर्न इंग्लिश के साथ। तो चलें अब इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले तमाम पर्सन्स के हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, और जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इनको बाद में देखेंगे। उसकी वजह यह है कि एक ही फार्मूला मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, और वो तमाम पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल होगा, आपके लिए आसानी होगी। तो चलें देखते हैं जी। आई शैल या विल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा, ठीक है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये आसानी के लिए ताकि सेंटेंस आपका शॉर्ट हो जाए, मैंने ऐसे किया कि ऑब्जेक्ट को नहीं रखा। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म पहली है, ठीक है, साथ में आप शेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, और साथ में सब्जेक्ट है आई है या वी है जी। सेकंड पर्सन में यू विल प्ले, आप खेलेंगे। प्लूरल में आ रहे हैं यू विल प्ले, आप खेलेंगे। आपको पता है कि सेकंड पर्सन जो यू है वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू ही होता है। एक बंदा या 10 बंदे को आप मुखातब करें, यू ही यूज करेंगे। अब आ जाए जी
थर्ड पर्सन में जो है सिंगुलर की अगर बात करें तो ही शी इट है या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है। इट में जो है ये जानवरों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आपका जो जानवर है चाहे मेल है या चाहे फीमेल है इट ही यूज़ होगा। और मर्द के लिए, मेल के लिए ही, और औरत जो है उसके लिए यानी फीमेल के लिए शी इस्तेमाल होगा, ही शी इट, या इसकी जगह कोई नाउन है। अब नाउन में कोई जानदार चीज़ भी हो सकती है और बेजान चीज़ भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं चेयर, तो ये आपका क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, तो इन सब के साथ जो है विल ही यूज़ होगा और वर्ड की फॉर्म भी पहली होगी। जैसे शी विल प्ले वो खेलेगी, ही विल प्ले वो खेलेगा, इट विल प्ले ये खेलेगी या खेलेगा। अब यहाँ पे इट का मतलब अंडरस्टूड जानवर ही है, क्योंकि कोई बेजान चीज़ प्ले नहीं कर सकती, खेल नहीं कर सकती। हाँ, वर्ब अगर कोई और हो, जैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है ना, इट विल लुक ब्यूटीफुल, तो फिर इसका मतलब है कोई बेजान चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ प्ले है तो ये इट से मुराद कोई जानवर ही है। दे विल प्ले वो खेलेंगे। जी, ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो बाकी सेंटेंसेस की जो फॉर्म्स हैं उनको ज़रा समझ लेते हैं। हाँ जी, आपने अगर नेगेटिव बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो सिंपल रूल है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना है। और ये वैसे भी एक जनरल रूल है तमाम टेंसेस के साथ कि जब आपने नॉट लगाना है, नेगेटिव बनाना है, तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगाना है। इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप करेंगे आई विल प्ले नॉट, ठीक है ना, आई नॉट विल प्ले, तो ये गलत हो जाएगा। आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद, साथ से मुराद पहले नहीं बाद। तो आई शैल प्ले, आई विल नॉट प्ले, या आई शैल नॉट प्ले, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका बेस सेंटेंस है, इससे आपने नेगेटिव बना लेना है। जब ये दो सेंटेंसेस आपके पास आ गए हैं तो आपकी परेशानी खत्म है। आगे वाले दो सेंटेंसेस आप इन दोनों सेंटेंसेस से इजीली बना सकते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके लिए आपने पॉजिटिव सेंटेंस को बेस लेना है, इससे आपने बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आपने बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस को बेस लेना है, इससे आपने ड्राइव करना है। ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलती जुलती हैं। पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर मिलती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर मिलती है। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए, यानी इजी लगे आपको करने में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस सेंटेंस को लेना है, और जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपने इस सेंटेंस को लेना है। बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको ये इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो ऑटोमेटिकली आप ठीक लिखते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आप बार बार प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी। जी, तो अब देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। शैल के बाद नॉट आ गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने का सिंपल तरीका है कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, इसको सब्जेक्ट से आपने पहले ले जाना और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। जैसे कि आई शैल विल प्ले, तो यहाँ पे क्या रहेगा, शैल विल आई प्ले। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसको आपने सब्जेक्ट से पहले ले गए और कोई चेंज नहीं किया, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो फिर आएगा ही, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस को लें और कोई चेंज नहीं करना, शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, ठीक है। तो ये इसी तरह आई शैल नॉट प्ले, तो यहाँ पे आ जाएगा शैल आई नॉट प्ले। क्या किया हमने, सिर्फ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पीछे पहले ले जाके आखिर में जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। लेकिन ये रूल है और ये तमाम पर्सन और तमाम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तमाम जो एग्जांपल्स हैं उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी तरह से ही बनाने हैं। तो चलें मैं आपको रीड करवा देता हूँ। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। शैल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे। शैल वी नॉट प्ले, क्या हम नहीं खेलेंगे। यू विल प्ले, आप खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले, आप नहीं खेलेंगे। विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे। विल यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलेंगे। प्लूरल में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे सिंगुलर में। आगे आ जाए, चाहे आप ही ले लें, शी ले लें, इट ले लें, कोई सिंगुलर नाउन ले लें, सेम ही है। तो शी विल प्ले, वो खेलेगी। शी विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगी। विल शी प्ले, क्या वो खेलेगी। विल शी नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलेगी। प्लूरल में आ जाए, दे विल प्ले, वो खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेंगे। विल दे प्ले, क्या वो खेलेंगे। विल दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।